Dear students and respected viewers, myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। आज हम लोग BA पार्ट 1 हिस्ट्री सब्सिडी के लिए जो महत्वपूर्ण प्रकरण पे चर्चा करेंगे वह है त्रिपक्षीय संघर्ष। आप लोगों ने यह मांग रखी है कि त्रिपक्षीय संघर्ष की अवधारणा को समझाइए, क्योंकि इसमें बहुत सारी जटिलताएं विद्यार्थी अपनी जटिलताएं बताए हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष तीन जो 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी के मध्य यह संघर्ष हुआ था। इसको त्रिपक्षीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 राजवंशों के शासक शामिल हुए। बंगाल के पाल, तो गुजरात और राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार, तो दक्कन के राष्ट्रकूट। इन तीनों की जो महत्वाकांक्षाएं थी, राजनीति, आर्थिक और साम्राज्य विस्तार की जो सोच थी, इसी के कारण यह संघर्ष हुआ। और हम देखते हैं कि इस संघर्ष में गुर्जर प्रतिहार अंततः आंशिक रूप से या थोड़ा सफल माने जा सकते हैं, क्योंकि इससे जो संघर्ष हुआ उससे अंततः हमें कोई विशेष परिणाम देखने को नहीं मिला, लेकिन इसमें गुर्जर प्रतिहार सफल रहे। जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, इसके पीछे क्या कारण थे? तो अगर हम कारणों की चर्चा करें तो देखते हैं कि इस समय अब तक हम देख रहे थे कि पाटलिपुत्र भारत की सत्ता का केंद्र हुआ करता था, लेकिन इस समय तक पाटलिपुत्र का वह स्थान विलोपित हो गया था और अब कन्नौज इसका स्थान ले लिया था। कन्नौज भारत की राजनीतिक सत्ता का प्रभुत्व केंद्र बन गया था। हर्षवर्धन ने एक समृद्धशाली जो साम्राज्य की स्थापना की, तब तक तो कन्नौज की प्रतिष्ठा बनी रही। फिर हम देखते हैं कि यशोवर्मन के समय में कुछ समय तक समृद्धि कन्नौज की देखी जाती है, लेकिन फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि 8वीं शताब्दी के तृतीय चतुर्थांश में इसकी प्रतिष्ठा जाती रही। इसी समय हम देखते हैं कि एक शासक हुआ वज्रायुध, जिसने कन्नौज में आयुध वंश की स्थापना करके और कन्नौज को एक उत्तम प्रशासनिक व्यवस्था और सुदृढ़ता का आधार प्रदान किया। लेकिन इसके शासक जो उत्तराधिकारी हुए वो अयोग्य हुए। इसके कारण जो उत्तर भारत की इस समय की जो महत्वपूर्ण शक्तियां थीं, पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इन लोगों ने कन्नौज पे आक्रमण करके इस महत्वपूर्ण जो परिक्षेत्र है इसको अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। इस समय कारणों के ही विस्तार में हम देखते हैं कि कन्नौज जो है वह गंगा और यमुना के बीच का जो द्वाब क्षेत्र है, यह विश्व के उपजाऊ भूमि क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है। तो कोई भी जो राजनीतिक, जो इस समय उत्तर भारत का राजनीतिक केंद्र था कन्नौज, इस पे अपना सत्ता स्थापित करे, इसके लिए संघर्ष करे, स्वाभाविक ही था। और इसी के कारण पाल प्रतिहार और जो राष्ट्रकूट थे इस आपस में संघर्ष किए इसके लिए। फिर हम देखते हैं कि कन्नौज गंगा के तट पे अवस्थित था और यह उत्तर और पूर्वी भारत को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक लिंक था, कड़ी था। जो उत्तर और पूर्व भारत के मध्य व्यापार हुआ करता था, उसके बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता था। इसके कारण ही कोई भी जो उस समय के महत्वपूर्ण शासक वर्ग हो, वह अपने साम्राज्य का विस्तार इन परिक्षेत्रों तक करना चाहेगा। फलतः संघर्ष हुआ। फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रकूटों का जो प्रतिहारों से विरोध और राष्ट्रकूटों का स्वयं की साम्राज्यवादी लिप्सा थी, वह भी इस संघर्ष
के लिए एक महत्वपूर्ण कारण थी। फिर देखते हैं कि पाल और प्रतिहार जो वंश के शासक थे, ये स्वयं अपनी राजनीतिक और आर्थिक प्रभुसत्ता इस क्षेत्र में स्थापित करना चाहते थे। फलतः युद्ध हुआ और एक नया इस संघर्ष का जन्म हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न कारणों से त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ और यह 200 वर्षों तक चला। इस संघर्ष का हम 5 चरणों में देखते हैं विस्तार। अगर इसके विस्तार के बारे में हम चर्चा करें तो इस संघर्ष के विस्तार को हम 5 चरणों में देखते हैं। 5 चरण जो हैं उसमें प्रथम चरण है कि गुर्जर प्रतिहार जो शासक वत्सराज हुआ, उसने कन्नौज पे आक्रमण करके वहाँ के शासक इंद्रायुध को, जो इंद्रायुध शासक था, उसको पराजित करके और इस पर अपनी सत्ता स्थापित कर लिया। यह पाल शासक, जो उस समय पाल शासक धर्मपाल था, उसके लिए असहाय था, तो वह भी विरोध करने का प्रयास किया। तो इसी समय जो राष्ट्रकूट शासक है ध्रुव, वह आक्रमण करता है और वत्सराज को पराजित करता है। संभवतः पाल शासक भी इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है और इस प्रकार कन्नौज पे राष्ट्रकूट राजा का शासन स्थापित हो जाता है। लेकिन दक्षिण में अव्यवस्था के कारण तुरंत इसे वापस लौटना पड़ा और प्रथम जो चरण है वह समाप्त हो गया। फिर द्वितीय चरण में हम देखते हैं कि जो ध्रुव है वह दक्षिण में उलझा रहा और उसका उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय हुआ और गोविंद तृतीय की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह इस समय यहाँ कन्नौज पे आक्रमण करे। तो इस द्वितीय जो चरण है इसमें हम देखते हैं कि पाल और प्रतिहार शासक ही आपस में युद्ध किए। पाल शासक धर्मपाल ही था, लेकिन जो गुर्जर प्रतिहार शासक था वह इस समय बदल गया था। वह था नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय इस समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था और यह इसके और पाल के बीच युद्ध होने का कारण ये रहा कि जो बंगाल का शासक था धर्मपाल, उसने चक्रायुद्ध को कन्नौज के सिंहासन पे, जो चक्रयुद्ध है चक्रायुद्ध, उसको सिंहासन के कन्नौज के सिंहासन पे पदस्थापित कर दिया। इससे नागराज जो नागभट्ट द्वितीय है वह नाराज हो गया और वह आक्रमण किया और इसको पदच्युत करके पुनः जो इंद्रयुद्ध था उसको विराजमान कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें जो नागभट्ट द्वितीय है उसका विजय हो जाता है और इस प्रकार कन्नौज पे गुर्जर प्रतिहार राजाओं का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। अब हम दूसरा चरण यहाँ समाप्त होता है। अब तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि जो धर्मपाल था, पालवंशी शासक, और जो कन्नौज का शासक था चक्रयुद्ध, वह दोनों कृष्ण जो राष्ट्रकूट शासक था गोविंद तृतीय, उसको आमंत्रित करते हैं, अपने तरफ उससे संधि कर लेते हैं और बुलाते हैं कि आक्रमण किया जाए। इस आक्रमण के हेतु उसे आमंत्रित करते हैं और वो आता है और आक्रमण करके जो इस समय का प्रतिहार शासक था उसको पराजित कर देता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि नागभट्ट जो द्वितीय है उसको पराजित करके गोविंद तृतीय पुनः राष्ट्रकूट वंश का शासन यहाँ राष्ट्रकूट राजाओं का प्रभाव स्थापित कर देता है। लेकिन इसे तुरंत ही दक्षिण जो दक्कन का क्षेत्र था वहाँ जाना पड़ता है। तो फिर पालों ने अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। तो यहाँ तीसरा चरण समाप्त हो गया। फिर चौथे चरण में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो इस चरण में पाल और प्रतिहार दो ही राजवंशों के मध्य हम संघर्ष हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो इस समय हम देखते हैं कि जो राष्ट्रकूट शासक था वहाँ अमोघ वर्ष शासन कर रहा था और वो अपनी आंतरिक स्थिति में ही अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करने में व्यस्त रहा। और जो बंगाल में पाल शासक था उसमें देवपाल का आगमन हो जाता है। और इसी समय हम देखते हैं कि एक प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश में एक दुर्बल थोड़ा कम योग्यता धारण करने वाला शासक था रामभद्र या रामभट्ट उसका नाम मिलता है। तो इसके शासनकाल में देवपाल ने आक्रमण किया
कन्नौज पे, और कन्नौज पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। फिर देखते हैं कि रामभद्र जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था, इसके बाद मिहिर भोज का आगमन होता है शासक के रूप में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य राज्य पे। तो हमें ये जो समकालीन वर्णन है उसमें ये देखने को मिलता है कि मिहिर भोज को ही देवपाल ने पराजित किया था, और देवपाल अपने पूरे शासनकाल में कन्नौज पे अपनी प्रभाविता स्थापित करने में सफल रहा। लेकिन जैसे ही उसका देहांत होता है और उसके जो वंशज हैं बिगरा पाल या नारायण पाल का उल्लेख मिलता है, तो नारायण पाल और बिगरा पाल जो लोग शासक दुर्बल थे, इसके कारण हम देखते हैं कि मिहिर भोज इन लोगों पे आक्रमण करके और पुनः कन्नौज को गुर्जर प्रतिहार जो राज्य था उसमें मिला लेता है, और कन्नौज पे इन लोगों की प्रभुसत्ता स्थापित हो जाती है। इसके बाद से जो पांचवा चरण है, इसमें हम देखते हैं कि मिहिर भोज के बाद महेंद्र जो पाल था वो गुर्जर प्रतिहार वंश का ही शासक था। उसके समय भी न तो पाल वंश के शासक, ये लोग तो एक तरह से विलुप्त प्राय हो गए। इस पाल वंश के शासक एकदम अयोग्य हो चुके थे, क्योंकि इस समय हम देखते हैं कि एक कृष्ण तृतीय जो राजपूत शासक था, पालों पे आक्रमण करके और उन्हें पराजित किया। फिर हम उसी समय ये देखने को मिलता है कि वह मिहिर भोज पे भी आक्रमण किया था, लेकिन मिहिर भोज को जो है वह कृष्ण तृतीय से हमें ऐसा जो वर्णन समकालीन वर्णन है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मिहिर भोज से वह पराजित हो गया था जो कृष्ण तृतीय था। इस प्रकार हम देखते हैं कि मिहिर भोज के समय में ही कन्नौज पे गुर्जर प्रतिहारों का पूर्ण रूप से प्रभुत्व स्थापित हो जाता है, और इसी समय से ही जब तक गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन रहा, हम देखते हैं कि जब तक वह मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उसे विजित नहीं हो जाता है, तब तक यहाँ गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रभुत्व देखने को मिलता है। जो पांचवा चरण था उसमें भी महेंद्र पाल जो गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा हुआ, उसके समय में भी हम देखते हैं कि राजपूतों और उसमें राजपूत थोड़ा सा प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो सके। इस प्रकार जो पांचवा चरण है, चौथा और पांचवा चरण भी है, इसमें भी हम देखते हैं कि इसमें जो पाल वंश है उसकी प्रभुसत्ता कन्नौज से खत्म हो जाती है और गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। अब हम देखें कि ये जो संघर्ष था इसको हमने चरणों में बांट के थोड़ा सा जो एक कॉम्प्लिकेशन है, जटिलताएं हैं, उसको कम करने का प्रयास किया है। इसी तरह आप लोग भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण करके देखेंगे, और किस चरण में, और पांचवा चरण जो पांचवा चरण है उसको भी कर लेंगे, क्योंकि उसमें जो राजपूत शासक है थोड़ा प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो पाए थे। महेंद्र जो पाल है गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक, वह उसका प्रभुत्व इस पर पूर्ण रूप से स्थापित रहा। अब इस संघर्ष के क्या परिणाम हुए, इसके कुछ मायने थे, क्योंकि हम देखते हैं कि इस समय के जो महत्वपूर्ण वंश थे आपस में संघर्ष करते रहे, और जो दूरगामी दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम लेके आया, क्योंकि जो बाहरी आक्रांता थे उससे यह लड़ने हेतु एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य हमें देखने को नहीं मिलता है, जो कि तुर्क आक्रमणकारी या जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए उसको ये लोग उसका प्रत्युत्तर नहीं दे पाए। फिर हम देखते हैं कि इस समय जन धन की हानि इसमें ज़्यादा हुई। फिर एक अन्य परिणाम हम देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जब पतन हुआ तो इसमें अनेक राजपूत सरदारों का राज्य उदय हुआ। जो राजपूताना का परिक्षेत्र है इसमें कई राजवंशों का उदय हो जाता है। फिर हम एक देखते हैं कि कन्नौज की जो महत्ता है वह पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है। फिर एक प्रवृत्ति यहाँ जो परिणाम के रूप में हम देखते हैं कि जो राजनीतिक संघर्ष है तो दक्कन या दक्षिण और उत्तर का जो संपर्क है स्थापित हो जाता है। जो दक्कन या राजपूत प्रथम शासक लोग थे जो उत्तर भारत की राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास किया, और इसकी एक वो भी देखने को हमें मिलती है
कि अगर एक जो गुर्जर प्रतिहार लोग थे, अगर एक सुदृढ़ राज्य की स्थापना कर लिए होते तो राजनीतिक रूप से एक अनुकूल परिस्थिति होती और ये लोग संभव होता कि बाह्य आक्रांता जो थे वह भारत का विजय न कर पाते, लेकिन राष्ट्रकूटों के कारण यह विफल हो गई। हालांकि यह एक मत ही है इतिहासकारों का, इसमें कितनी सच्चाई है यह तो समय सापेक्ष है। फिर हम देखते हैं कि जो इस समय जो भारत का जो वैभवशाली परंपरा स्थापित हो सकती थी उसको थोड़ी क्षति हुई, क्योंकि आपसी युद्ध के कारण निश्चित ही जो जन धन की हानि हुई होगी और कृषक वर्ग, व्यापारी वर्ग इत्यादि प्रभावित हुआ होगा। फिर भी इसके जो परिणाम हैं वह बहुत ही अस्थायी लाभदायक, जो इसके परिणाम हम नहीं देख सकते हैं। जो महत्वपूर्ण था वह वही था कि उत्तर भारत की राजनीति में जो राष्ट्रकूटों का वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास था। इस तरह जो यह पहला युद्ध था जिसमें उत्तर और दक्षिण राजनीतिक संपर्क स्थापित हुआ। इस प्रकार यह प्रकरण पूरा होता है और आशा करता हूँ कि आप लोगों का कि जो भी जटिलताएं हो वो दूर हुई होंगी। वीडियो को बार बार देखें, जो ये लेक्चर से इसे सुने और लेक्चर को सुन के अपनी अवधारणा स्पष्ट करते हुए इस प्रश्न को हल करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।